हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से जिसे सोल्व करेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखिए आज का हमारा, निकृष्ट वस्तुओं में आय उपभोग वक्र होता है, इनकम कंजप्शन कर्व जो है इंफीरियर कमोडिटी में कैसा होगा। ठीक है, निकृष्ट वस्तुओं के संदर्भ में आय उपभोग वक्र। अब देखिए, कोई भी वस्तु अगर निकृष्ट है, इंफीरियर है, मतलब जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आय बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, उन वस्तुओं का जो प्रयोग है वो कम हो जाता है। और इसी वजह से क्या होता है, जो आईसीसी है, इनकम कंजप्शन कर्व, आईसीसी की आय उपभोग वक्र जो है वो कैसा होगा, पीछे की ओर मुड़ता हुआ होगा। मतलब आय बढ़ने के साथ में इन वस्तुओं का जो उपभोग है वो कम हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, बैकवर्ड बेंडिंग होता है। नेक्स्ट देखिए आपका सेकंड, उत्तल तटस्था वक्र की दशा में इंडिफरेंस कर्व अगर कॉन्वेक्स है, ठीक है, इस तरीके से कॉन्वेक्स होता है। और कॉन्वेक्स जो होता है वो क्या दर्शाता है कि जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, घटती हुई है। जब एमआरएस घटती हुई होगी तो क्या होगा, जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है, तटस्था वक्र है, वो कैसा होगा, उत्तल होगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर एमआरएस कांस्टेंट होती हैं तो जो तटस्था वक्र का आकार होगा वो कैसा होगा, एक सीधी रेखा के रूप में होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी इस तरीके से। और जब एमआरएस बढ़ती हुई होगी तो हमारा जो आकार है वो कैसा बनेगा, इस तरीके से बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव कहते हैं, अवतल कहते हैं। तो जब तटस्था वक्र उत्तल होता है, इसका मतलब क्या हो गया, जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है एमआरएस वो क्या है, घटती हुई है। अगला देखिए तीसरा, ऊंचे तटस्था वक्र पर संतुष्टि का ऊंचा स्तर होता है, यह कथन है। देखिए है जो हम एक ही डायग्राम में, एक ही रेखा चित्र में जब एक से ज्यादा तटस्था वक्र बनाते हैं, इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस मैप कहते हैं। और इंडिफरेंस मैप एक तरह से क्या शो करता है कि जो कर्व सबसे ऊंचा है वहां पे क्या होगा, जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है, संतुष्टि का जो स्तर है वो भी क्या होगा, ऊंचा होगा। तो इसका मतलब ये जो हमारा स्टेटमेंट है, कथन है, वो हमेशा सही होता है कि जो वक्र ऊपर होगा वहां पे संतुष्टि का स्तर भी ऊंचा होगा। ये कथन हमेशा सही होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, तटस्थता वक्र विश्लेषण के अनुसार उपभोक्ता हमेशा पहुंचने का प्रयास करता है, बिल्कुल सही है। अभी हमने पढ़ा था, कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। उपभोक्ता हमेशा क्या होगा, ऊंचे वाले तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र पर पहुंचने का प्रयास करता है। क्यों, क्योंकि जो ऊंचा वाला तटस्थता वक्र होता है, ऊंचा वाला जो उदासीनता वक्र होता है, यहाँ पे एक तरह से क्या होता है, संतुष्टि का ऊंचा स्तर होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास में IC1 है या IC2 है, तो जो वक्र ऊंचा होगा वहां पे संतुष्टि का स्तर ऊंचा होता है। इसलिए उपभोक्ता क्या करेगा, अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए ऊंचे तटस्थ वक्र पर, ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पर जाना पसंद करेगा। नेक्स्ट है, तटस्थ वक्र विश्लेषण के अनुसार उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है जब कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो कब होगा, इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस के हिसाब से आपको बताना है। तो जो तटस्थ वक्र का ढाल होता है, स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व, जिसको हम कहते हैं MRS/XY। ठीक है, XY जहां पे क्या है, दो वस्तुएं हैं। MRS क्या हो गया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो एक तरह से क्या है, इन डिफरेंस कर्व का स्लोप होता है। वो बराबर होना चाहिए किसके, बजट रेखा, या जिसको हम आय कीमत रेखा कह सकते हैं, उसके ढाल के। और आय कीमत रेखा या बजट रेखा का ढाल क्या होता है, PX/PY। तो संतुलन की स्थिति के लिए क्या जरूरी है, जो MRS है वो PX/PY के बराबर होने चाहिए। मतलब दोनों, जो बजट रेखा है, बजट रेखा का ढाल, और
तटस्थ वक्र का ढाल दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। तटस्थ वक्र और आय कीमत रेखा का जो ढाल है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, बजट रेखा का ढाल होता है, अभी बताया था बजट रेखा का जो ढाल होता है उसको अपन क्या लिखते हैं, पी एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है, पी एक्स का मतलब क्या है, एक्स वस्तु की कीमत, और पी वाई का मतलब क्या है, वाई वस्तु की कीमत। दो वस्तुएं एक्स और वाई अगर हैं तो। और पी एक्स अपॉन पी वाई का मतलब क्या हो गया, दोनों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात, जो क्या प्रदर्शित करता है, बजट रेखा का ढाल प्रदर्शित करता है, या जो आय कीमत रेखा होती है उसका ढाल प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखिए, स्पर्श बिंदु पर तटस्थ वक्र का ढाल होगा, बराबर होगा, साम्य की स्थिति में अगर हम देखें, संतुलन इक्विलिब्रियम में अगर हम देखें, तो ये जो बजट रेखा है और ये हमारा है तटस्थ वक्र इनडिफरेंस कर्व, तो दोनों का जो ढाल है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ये जो तटस्थ वक्र है, इनडिफरेंस कर्व है, इसका ढाल किसके बराबर होना चाहिए, बजट लाइन के, बजट रेखा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, डायग्राम में अगर हम देखें तो इस ई पॉइंट पर बजट रेखा का ढाल और तटस्थ वक्र का ढाल दोनों क्या है, बराबर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। जो तटस्थ वक्र का ढाल है वो बजट रेखा के ढाल के बराबर होना चाहिए संतुलन की स्थिति में। नेक्स्ट देखिए, बजट रेखा का ढाल निर्भर करता है, देखिए बजट रेखा जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, उपभोक्ता की जो आय होती है उसमें दोनों वस्तुओं की कीमतों का भाग दे देते हैं, एक्स वस्तु की कीमत का भाग देके। दूसरा, हम आय में वाई वस्तु की कीमत का भाग दे देंगे, और इसके आधार पर अगर हम देखेंगे तो जो स्लोप बनेगा, ढाल, वो क्या बनेगा, पी एक्स अपॉन पी वाई। इसका मतलब ये हो गया कि बजट रेखा का जो ढाल हमने ज्ञात किया है पी एक्स पी वाई, उसके लिए हमने जो उपभोक्ता की आय है और दोनों वस्तुओं की जो प्राइस है, कीमत है, उनको हमने लिया है। तो बजट रेखा का जो ढाल होता है वो दोनों वस्तुओं की कीमतों और उपभोक्ता के आय के स्तर दोनों के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु के लिए आय प्रभाव होता है, ठीक है, इनकम इफेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो इनकम इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब वस्तु किस तरीके की, वस्तु की प्रकृति क्या है, अगर सामान्य वस्तु हैं तो ढाल क्या होगा, धनात्मक होगा, और अगर इंफीरियर गुड है, घटिया वस्तुएं हैं, निकृष्ट वस्तुएं हैं, तो क्या होगा, आय प्रभाव ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो आय प्रभाव जो होता है वो एक तरह से किसके ऊपर निर्भर करेगा, वस्तु की प्रकृति के ऊपर, नेचर ऑफ द कमोडिटी। नेक्स्ट देखिए, वस्तु के लिए प्रतिस्थापन प्रभाव होता है, तो जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट देखिए, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर आय प्रभाव जानने के लिए हिक्स ने किस विधि का प्रयोग किया था। देखिए, कीमत प्रभाव को दो भागों में विभाजित किया जाता है, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव। तो प्रोफेसर हिक्स जो थे उन्होंने आय प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, कीमत में परिवर्तन होने से आय प्रभाव क्या होता है उसको जानने के लिए उन्होंने क्या किया था, जो आय में क्षतिपूर्ति परिवर्तन विधि होती है उसका उन्होंने प्रयोग किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंपेंसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। आय में जो क्षति परिवर्तन होता है उस विधि का प्रयोग किया था। मतलब इसका क्या हुआ कि जब उपभोक्ता की जो आय है उसमें परिवर्तन होता है, किस कारण से, वस्तु की कीमत में परिवर्तन से, तो उससे उपभोक्ता की जो संतुष्टि में परिवर्तन हो सकता है उसको एक तरह से वो नष्ट कर देता। मतलब उपभोक्ता की जो संतुष्टि है वो पहले वाली समान बनी रहे, मतलब उपभोक्ता उसी उदासीनता वक्र पे बना रहे, इसके लिए उन्होंने इस विधि का प्रयोग किया था, आय में क्षतिपूर्ति परिवर्तन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से सही कथन है
हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव स्लट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है, या स्लट्सकी का जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। तो जो स्लट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव है वो हिग्स से ज्यादा होता है। नेक्स्ट देखिए, हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव के अनुसार, अभी बताया था कि हिग्स का जो प्रतिस्थापन प्रभाव है उसके अनुसार अगर हम देखें, अगर कीमत में कमी से आय में परिवर्तन हो जाता है, वास्तविक आय अगर बढ़ जाती है तो आय में इतना क्षतिपूर्ति परिवर्तन किया जाता है कि उपभोक्ता उसी तटस्था वक्र पे बना रहे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो तटस्था वक्र है वो ही बना रहेगा, उसी तटस्था वक्र पर वो मूवमेंट करेगा, उसका संचलन कह सकते हैं, गमन कह सकते हैं। तो हिग्स का जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो उसी तटस्था वक्र, उसी इंडिफरेंस कर्व की बात करता है। बस जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो उसी इंडिफरेंस कर्व पे चेंज हो जाएगा, मतलब संतुलन जो होगा वो उसी पहले वाले ही इंडिफरेंस कर्व पे होगा, केवल मूवमेंट होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग मीन्स, सबल क्रम का मतलब क्या होता है? ठीक है, सबल क्रम की अगर हम बात करें तो ये जो मान्यता है सैमुअल्सन का जो रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी है, प्रकट अधिमान सिद्धांत, या जिसको हम उद्घाटित अधिमान सिद्धांत भी कह सकते हैं, और जो क्या मान के चलता है कि उपभोक्ता जो होता है वो विभिन्न संयोगों के बीच उदासीन या तटस्थ नहीं रहता है, विभिन्न संयोगों के बीच में वो इनडिफरेंस नहीं रहता है। इस मान्यता को हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। तो यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं अब्सेंस ऑफ इनडिफरेंस। ठीक है, जो उदासीनता होते हैं या तटस्थता की अनुपस्थिति को एक तरह से क्या कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। जो तटस्थता वक्र विश्लेषण, उसमें क्या माना गया? उपभोक्ता विभिन्न संयोगों के बीच में तटस्थ या उदासीन रहता है, लेकिन सैमुअल्सन ने बताया कि ऐसा उपभोक्ता के सामने नहीं होता है। उपभोक्ता के सामने स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग होती है, सबल क्रम होता है। नेक्स्ट देखिए, उपभोग की मनोवैज्ञानिक अवधारणा में तथा मांग के नियम को सिद्ध करने के लिए सैमुअल्सन ने किसका प्रयोग किया था? तो सैमुअल्सन का जो कंपेंसेशन इफेक्ट है वो एक तरह से क्या है? ओवर कंपेंसेशन इफेक्ट हम कह सकते हैं, अतिरिक्त क्षतिपूर्ति प्रभाव कहा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, यदि ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक हो तो कीमत प्रभाव होगा। देखिए, ऋणात्मक आय प्रभाव ज्यादा है, ऋणात्मक जो इनकम इफेक्ट है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्राइस इफेक्ट है वो एक तरह से क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि इनकम इफेक्ट क्या एक तरह से नेगेटिव है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन होना चाहिए आपका बी। जो ऋणात्मक आय प्रभाव है, अगर वो प्रतिस्थापन प्रभाव जो क्या है? पॉजिटिव है, उसके कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जो कीमत प्रभाव है वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और ऐसा कब हो सकता है? जो इन्फीरियर गुड्स होती हैं उनके, सॉरी, जो गिफिन वस्तुएं होती हैं उनके संदर्भ में ऐसा हो सकता है। देखिए, गिफिन वस्तु अगर होगी तो क्या होगा? जो कीमत प्रभाव है वो क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप एक बार और चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, यदि ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक है, ठीक है, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, इनकम इफेक्ट जो है वो क्या है? नेगेटिव है, वो ज्यादा है, किसकी तुलना में? जो पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक है। तो इसका मतलब जो वस्तुएं हैं, ठीक है, देखिए ऋणात्मक आय प्रभाव ज्यादा है, इसका मतलब वस्तुएं कौन सी होगी? गिफिन वस्तु होगी, गिफिन गुड्स होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुल उपयोगिता के बारे में सही नहीं है? किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता कुल उपयोगिता होती है? नहीं, क्या होती हैं? सीमांत उपयोगिता होती हैं। यहाँ पे पूछा है कुल उपयोगिता के बारे में कौन सा कथन सही है? कुल उपयोगिता में घटती हुई दर से वृद्धि होती है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता हमेशा घटती है, और सीमांत उपयोगिता का घटना क्या दर्शाता है? कुल उपयोगिता में घटती हुई दर से वृद्धि होती है। कुल उपभोग में वृद्धि के साथ कुल उपयोगिता घटती जाती है?
नहीं, प्रारंभ में क्या होता है, कुल उपयोगिता बढ़ती है, अधिकतम होने के बाद में फिर घटना प्रारंभ होती है, हमेशा नहीं घटती हैं। और फिर पूर्ण संतृप्ति बिंदु पर कुल उपयोगिता ऋणात्मक होती है। तो पूर्ण संतृप्ति का जो बिंदु होता है, सेचुरेशन पॉइंट, वहां पे जो कुल उपयोगिता है वो अधिकतम होगी, ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, यदि ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से कम हो, देखिए ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से कम है। अगर ऋणात्मक आय प्रभाव ज्यादा होता है तो वस्तुएं कौन सी होगी, गिफ्फिन होगी। लेकिन जब ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से कम है तो वस्तुएं जो होगी वो होनी चाहिए निकृष्ट वस्तु होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें मांग का नियम ही क्रियाशील होगा, कीमत बढ़ने पे मांग क्या हो जाएगी, एक तरह से कम हो जाएगी। तो वस्तुएं कैसी होनी चाहिए, इंफीरियर होनी चाहिए, निकृष्ट या घटिया वस्तु जिनको हम कह सकते हैं। फिर आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, अभी तक देखिए हमने क्वेश्चन किए हैं, हो सकता है किसी क्वेश्चन में अगर मिस्टेक हो जाए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स देख लीजिएगा। अगर किसी ने कमेंट कर रखा होगा उसको मैं चेक करके और वापस जो सही होगा, किसी किसी जो वीडियो में मिस्टेक हो जाती हैं तो आप थोड़ा कमेंट बॉक्स भी साथ साथ में देख लीजिएगा। अगर उसमें कोई करेक्शन होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। तो देखिए, सीमांत उपयोगिता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होती है, ये तो बिल्कुल सही है। उपभोग में वृद्धि के साथ सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। पूर्ण संतृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, इसका मतलब कि पूर्ण जो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है उसमें सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, बिल्कुल सही है। सीमांत उपयोगिता में घटती हुई दर से वृद्धि होती है, ये गलत है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता हमेशा क्या होती है, घटती है, बढ़ती नहीं है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता हमेशा घटती हुई होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है सीमांत उपयोगिता में घटती हुई दर से वृद्धि होती है, ये कथन हमारा गलत है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और एमसीक्यूज को हम देखेंगे।